प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर राधा कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बारा। आज हम एमए फाइनल हिंदी साहित्य में साहित्य शास्त्र जो कि अपना द्वितीय प्रश्न पत्र है, उसकी यूनिट 5 एमए फाइनल सेकंड पेपर साहित्य शास्त्र की यूनिट 5 के टॉपिक आधुनिक अवधारणाएं, जिसमें है बिंब, प्रतीक, फैंटेसी और मिथक। तो इसमें आज हम प्रतीक और बिंब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले है इसमें प्रतीक। प्रतीक क्या है? प्रतीक अर्थात चिन्ह। प्रतीक ऐसा शब्द चिन्ह है जो किसी वस्तु का बोध कराता है। वस्तुतः प्रतीक किसी सूक्ष्म भाव, विचार या अगोचर तत्व को साकार करने के लिए प्रयुक्त होता है। उदाहरण के लिए किसी देश का ध्वज, जैसे अपना राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, तो यह ध्वज उस देश की राष्ट्रीय भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने के कारण राष्ट्र के सम्मान एवं गौरव का प्रतीक है। इसी प्रकार जैसे प्रतीक है, ये शब्द रूप में किसी अन्य अर्थ की भी व्यंजना करता है। जैसे हम पढ़ते हैं कबीर जी की ये पंक्ति, काहिरी नलिनी तू कुंभलानी। तो नलिनी होती है कमल का स्त्रीलिंग, कमलिनी, नलिनी। तो यहाँ पर ये नलिनी है, ये जीवात्मा का प्रतीक है, यानी जीव की आत्मा का प्रतीक है। स्पष्ट ही नलिनी का शब्दार्थ न लेकर यहाँ प्रतीक अर्थ लिया गया है। नलिनी तो कमल का स्त्रीलिंग हो गया, लेकिन यहाँ पर इसका यह अर्थ न लेकर इसका प्रतीक अर्थ लिया गया है जीव की आत्मा की है। जीव की आत्मा तू क्यों कुंभला रही है? तो प्रतीक की निम्न 4 विशेषताएं होती है। प्रतीक है ये अप्रस्तुत का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रस्तुत का नाम है। दोबारा देख लेते हैं कि प्रतीक अप्रस्तुत का प्रतिनिधित्व करता है। जो वस्तु यहाँ पर उपस्थित नहीं है, उसका प्रतिनिधित्व प्रतीक करता है। वह तुरंत मन में किसी भावना को जागृत कर देता है। उस पर युग, देश, संस्कृति तथा मान्यताओं की छाप रहती है। यानी उस काल में, उस समय विशेष में वह देश और संस्कृति, उसमें वह प्रतीक मान्य रहता है। कवियों द्वारा प्रयुक्त प्रतीक प्रारंभ में व्यक्तिगत होते हैं, पर धीरे धीरे वे रूढ़ हो जाते हैं। जैसे ये नलिनी शब्द है, ये प्रारंभ में कबीर जी ने दिया जीव आत्मा के लिए, लेकिन धीरे धीरे अन्य लोग भी इसका प्रयोग करने के कारण ये जीवात्मा के लिए रूढ़ हो गया। काव्य या साहित्य में प्रतीकों का प्रयोग प्रारंभ से होता रहा है। हिंदी में सिद्ध साहित्य एवं कबीर आदि कवियों की रचनाओं में प्रतीकों का प्रचुरता से प्रयोग हुआ है। यानी हिंदी में सिद्ध साहित्य, कबीर जी आदि कवियों की रचनाओं में प्रतीकों का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में हुआ है। मेलार्मे के अनुसार अर्थ की स्पष्टता से काव्य का आनंद कम हो जाता है। अतः रहस्यात्मक प्रतीकों में यदि बात की जाए तो वह अधिक प्रभावशाली हो जाती है। जैसे ये पंक्ति है कबीर जी की कि बूंद समानी समुद्र में शोकत हेरी जाए। इनका ये दो है, हेरत हेरत है सखी कबीरा रहा हेराय, बूंद समानी समुद्र में शोकत हेरी जाए। कि बूंद है जो समुद्र में समा गई,
उसको कैसे पता लगाएं, कैसे निहारें, उसको कैसे देखें। पानी की बूंद है, ये बहुत अधिक पानी में मिल गई। जब तक ये बूंद थी तब तक इसका स्वयं का अस्तित्व था, लेकिन जैसे ये समुद्र में मिल गई तो इसका स्वयं का अस्तित्व ये समाप्त हो गया। तो यहाँ पर ये जो बूंद है ये व्यक्ति विशेष की जीव आत्मा का प्रतीक है। एक जीवात्मा का प्रतीक है बूंद। और ये जैसे ही समुद्र में मिल जाती है तो समुद्र है ये परमात्मा का प्रतीक है कि व्यक्ति है, व्यक्ति की आत्मा अंततः परमात्मा में ही विलीन हो जाती है। तो बूंद एक विशेष जीवात्मा का और समुद्र है ये परमात्मा का प्रतीक माना गया है। तो ये हो गए अपने प्रतीक। अब आता है प्रतीकों के भेद। तो प्रतीकों के विभिन्न भेद विभिन्न आधारों पर किए गए हैं, जिसमें से प्रमुख है भावोत्प्रेरक प्रतीक, जैसे कमल, चंद्रमा, कुमुदनी, जिनमें भाव या राग की प्रधानता रहती है, ये होते हैं भावोत्प्रेरक प्रतीक। दूसरा है विचारोत्पादक प्रतीक, जिनमें विचारों की प्रमुखता रहती है, जैसे जो सोचने के लिए विवश कर देते हैं। विभीषण रावण का भाई था, लेकिन ये किसी के लिए प्रयोग होता है विशेषण के रूप में विभीषण, तो घर का भेदी का प्रतीक है कि ये विभीषण है, यानी ये घर का भेद देने वाला है। गांधी जी, ये है सत्य ईमानदारी के प्रतीक। तो ये है जो विचारों को उत्पन्न करे, विचारोत्पादक प्रतीक। फिर है व्यक्तिक प्रतीक, कवि के निजी प्रतीक जो उसकी अनुभूति पर आधारित होते हैं, जैसे कबीर द्वारा प्रयुक्त नलिनी जीवात्मा का प्रतीक है, तो माली काल का प्रतीक है। जैसे इनका दोहा है, माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूल फूल तो चुन लिए काल हमारी बार। तो माली को आता देख कर कलियों ने पुकार की, तो माली यहाँ पर क्या है, काल का प्रतीक है, और कलियाँ क्या है, जीवात्मा। तो माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूल फूल तो चुन लिए काली हमारी बार। कि काल को आता देख कर कलियों ने पुकार की कि इन्होंने फूल फूल, यानी जो वृद्ध जन है वो तो चुन लिए, ले गया काल, और कल को हम भी वृद्ध हो जाएंगे, तब हमारी भी बारी आ जाएगी। तो यहाँ पर माली काल का प्रतीक है, कलियाँ हैं ये युवा जनों की प्रतीक है, और फूल है वो वृद्ध जनों के प्रतीक है। आगे आता है परंपरागत प्रतीक, वे प्रतीक जो परंपरा से चले आ रहे हैं, जैसे हंसा जीवात्मा का प्रतीक है। परंपरा मुक्त प्रतीक, ये प्रतीक नवीनता लिए हुए होते हैं, नवी कविता के प्रतीक इसी वर्ग के हैं। जैसे नई कविता में होता है कि वो स्टोव सी लाल सुर्ख हो जाती है, यानी जिसको गुस्सा आता है उसके लिए स्टोव का प्रतीक काम में लिया गया है। प्यार का बल्ब फ्यूज हो गया, तो ये भी नई कविता के प्रतीक हैं। या शोरगुल के बीच बिजली, जो शोरगुल के बीच सूरज उगा तो उसको इंजन के हेडलाइट की संज्ञा दी गई कि शोरगुल के बीच इंजन के हेडलाइट सा सूरज निकल गया। तो ये नए कवियों के प्रतीक हैं। मेरे सपने टूट गए ऐसे भुंजा हुआ पापड़ हो जैसे, तो ये नई कविता के प्रतीक है और ये परंपरा से मुक्त हैं। जैसे सांप तुम सभ्य तो नहीं हुए, तो यहाँ पर सांप है ये ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का प्रतीक है, जिसमें दूसरे को विष दंत चुबाने की प्रवृत्ति है। आगे आता है भावपरक प्रतीक,
ये शब्द आश्रित न होकर भाव आश्रित होते हैं। छायावादी प्रतीक इसी कोटि के हैं। जैसे महादेवी वर्मा के प्रतीक है कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल। तो यहाँ पर दीपक है, ये छायावादी प्रतीक है, भावपरक प्रतीक है। व्याख्यात्मक प्रतीक, इनका चयन गुणों एवं विशेषताओं के कारण किया जाता है। यथा सिंह वीरता का प्रतीक है, गिद्धड़ है ये कायरता का प्रतीक है। जैसे जब सिंह मैदान में उतरा तो उसको देखकर गिद्धड़ भाग गए। तो यहाँ पर किसी व्यक्ति के लिए सिंह का प्रयोग किया जाए तो वो वीर पुरुष होता है, और गिद्धड़ भाग गए अर्थात कायर लोग हैं वो भाग गए। आगे आता है प्रकृति परक प्रतीक। प्राकृतिक उपादानों से लिए गए प्रतीक यथा कमल, चांदनी आदि प्रकृति परक प्रतीक हैं। जैसे हाथों को या नैनों को कमल की संज्ञा दी जाए, मुख को चांद की संज्ञा दी जाए, तो ये प्रकृति परक प्रतीक है। प्रतीक काव्य भाषा का तत्व है जो भाव की अभिव्यक्ति को सबल बनाता है, मजबूत बनाता है, भावों को मूर्त रूप प्रदान करता है। डॉक्टर नगेंद्र की मान्यता है कि उपमान जब किसी पदार्थ विशेष के लिए रूढ़ हो जाता है तब प्रतीक बन जाता है। तो अपने जैसे उपमा और रूपक अलंकार पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है, एक उपमेय होता है और एक उपमान होता है कि मुख चांद सा खिल गया। तो मुख क्या है यहाँ पर, उपमेय है, और चांद क्या है, उपमान है। तो जब ये उपमान किसी पदार्थ विशेष के लिए रूढ़ हो जाए तो वो प्रतीक बन जाता है। ऐसे प्रतीकों को स्थिर प्रतीक कहते हैं। जैसे मधुमेह बसंत जीवन वन के, तो यहाँ पर बसंत है, ये यौवन का प्रतीक है। जीवन को यदि एक उपवन मान लिया जाए तो बसंत का अर्थ यौवन ही होगा। बसंत ऋतु आने पर जैसे उपवन खिल उठता है, उसी प्रकार जीवन की जो समय अवधि है उसमें जो काल है यौवन आता है, उसमें जीवन में प्रफुल्लता, सुंदरता, मधुरता का विकास अनायास हो उठता है। तो ये हुआ अपना टॉपिक प्रतीक और इसके प्रकार। नेक्स्ट क्लास में हम बिंब के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि अगर आज हम बिंब शुरू कर लेते हैं तो ये वीडियो लंबा बन जाता है और ये अपलोड नहीं हो पाता। तो बिंब टॉपिक है, ये हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।